केमिस्ट्री आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। औद्योगिकरण के दौर में सभी प्राकृतिक संसाधनों पर बेहद ज्यादा दबाव पड़ा है, जिनमें जल संसाधन भी शामिल है। भारत में केंद्रीय जल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 17% भूजल जलभृतों यानी ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स का दोहन उनके रिचार्ज होने की दर से बेहद ज्यादा हुआ है, जिससे न केवल भूजल की गुणवत्ता में बेहद ज्यादा गिरावट आई है, बल्कि भविष्य में जल के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उनकी एक स्थिर भूमिका पर भी सवाल उठा है। इसलिए लगातार वर्षा जल संरक्षण की दिशा में प्रयास चल रहे हैं और इसी संदर्भ में वर्षा जल संरक्षण की एक प्राचीन विधि, जिसको हम बावड़ी के नाम से जानते हैं, सीढ़ीदार कुओं के नाम से जानते हैं, महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा। हमारे टॉपिक का नाम होगा, क्या प्राचीन सीढ़ीदार कुओं में छिपा है भारत के जल संकट का समाधान। प्राचीन प्रविधि सीढ़ीदार कुआं की एक सामान्य तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जल संरक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उससे पहले देख लेते हैं कि आज हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहले हम खबर देखेंगे, उसके बाद और खबर के साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम जानेंगे कि वास्तव में बावड़ी होती क्या है और इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, जिससे इसकी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और जल संरक्षण के अंतर्गत इसका क्या महत्व होगा। साथ ही बावड़ियों को की संरचना को जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये न केवल जल संरक्षण में महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तुकलात्मक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप इनका संरक्षण करेंगे तो उनके क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे स्थानीय इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी पर्यटन के माध्यम से। तो हम बावड़ियों का वास्तुकलात्मक और पर्यटन महत्व भी देखेंगे, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ स्थानीय इकोनॉमी में भी इनका योगदान हो सकता है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट डाउचे वेले से ली गई है, जिसको आप DW के नाम से जानते हैं, और खबर है, कैन इंडियाज एंशिएंट स्टेप वेल्स सोल्व इट्स वाटर क्राइसिस। क्या भारत की प्राचीन बावड़ियां, जो सीढ़ीदार कुएं हैं, वो भारत के जल संकट का समाधान कर सकते हैं। इसके संदर्भ में आपको ये जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय जल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 17% जो ग्राउंड वाटर जलभृत हैं, जिनको आप भूजल एक्वीफर्स या ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स कहते हैं, उनका दोहन बेहद ज्यादा होता है, जिसके कारण न केवल उनकी गुणवत्ता में गिरावट आई है, बल्कि वो भविष्य में जल के एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। उनकी इस भूमिका पर, एक स्थिर स्रोत हो सकते हैं, इस भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि किस प्रकार से मौसम के पैटर्न में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से भारत में वर्षा की अनियमितता, मॉनसून की अनियमितता स्थापित हो गई है। और मॉनसून की अनियमितता की जब हम बात करते हैं तो इसको दो संदर्भों में देख सकते हैं। पहला संदर्भ है समय का और दूसरा संदर्भ है स्थान का। समय का मतलब, जैसे सामान्य तौर से भारत में मॉनसून की जो स्थिति है वो जून से सितंबर तक रहती है। तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि किसी महीने में जरूरत से ज्यादा बरसात हो जाती है और किसी महीने में बिल्कुल भी बरसात नहीं होती। तो समय के दृष्टिकोण से भी अनियमितता बढ़ी है और साथ ही स्थान के दृष्टिकोण से भी बढ़ी है कि किसी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा बरसात हो गई और किसी क्षेत्र में बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई। इसके कारण कुछ क्षेत्र बाढ़ की दशा भुगत रहे होते हैं तो कुछ क्षेत्र सूखे की चपेट में चले जाते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो लगातार जल के संदर्भ में सूखे से पीड़ित रहते हैं। उनमें राजस्थान का एक क्षेत्र है और भूजल पर वो उनकी निर्भरता ज्यादा है। तो जो भी क्षेत्र भूजल पर ज्यादा निर्भर हैं, ऐसे राज्यों में इस स्थितियों में पानी की भारी कमी हो जाती है। और इन सब कारणों से ही वर्षा जल संरक्षण में बावड़ियों की भूमिका का विशेष महत्व होता है और इसीलिए हमारी चर्चा का विषय आज बना है। सबसे पहले हम बावड़ियों को देखते हैं कि वास्तव में ये होते क्या है। दरअसल ये भूमिगत संरचनाएं हैं पानी के संरक्षण की। पानी के संरक्षण पर जमीन में बनी एक भूमिगत संरचनाएं होती हैं, जिन पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। आप एक सामान्य संरचना एक बावड़ी की यहां देख सकते हैं।
कि किस प्रकार से इनमें नीचे के उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, इस प्रकार से, यानी एक पिरामिड नुमा संरचना होती है। आप इस प्रकार इनको कई बार इन्वर्टेड मंदिर निर्माण की शैली के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में जो द्रविड़ वास्तुकला है मंदिर निर्माण की, उसको सामान्य तौर से वो पिरामिड नुमा संरचना है। इस प्रकार से वो संरचना आगे बढ़ती है। ये पिरामिड नुमा संरचना है मंदिर की। इनकी बावड़ियों की जो संरचना है वो उल्टी मंदिर वास्तुकलात्मक शैली, द्रविड़ शैली को प्रदर्शित करती है, इसलिए इनको ये इस प्रकार से चलेंगे, सीढ़ी, और नीचे उतरने के लिए इनमें सीढ़ियां बनी होती है और नीचे की तरफ यहां जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण किया जाता है। और ये प्राचीन भारत से ही, भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहां पर जल संरक्षण, जहां पर ग्राउंड वाटर की हमेशा से कमी रही है, जल की कमी रही है, प्राचीन भारत के अन्य क्षेत्रों में ये प्रचलित रही है, खासतौर से पश्चिमी भारत में। एक अध्ययन के अनुसार भारत में, जो डॉक्यूमेंटेड अध्ययन है, भारत में प्राचीन बावड़ियों की संख्या 3000 है, जिनमें से 400-500 बावड़ियां ऐसी हैं जो वर्तमान में उपयोग योग्य हैं। विभिन्न इतिहासकारों का, संरक्षण वास्तुकारों का और जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं, उनका ये मानना है कि अगर आप बावड़ियों को संरक्षित करते हैं, इनका जीर्णोद्धार करते हैं, तो न केवल जल संरक्षण कर सकते हैं, बल्कि इनकी खास वास्तुकलात्मक शैली में बने होने के कारण इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। और पर्यटन को बढ़ावा दे करके आप स्थानीय इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं साथ साथ अगर चलें तो न केवल बावड़ियों की जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित हो सकती है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र की स्थानीय इकोनॉमी को भी ये बढ़ावा दे सकता है, और हम इसका उदाहरण आगे देखेंगे। तो बावड़ियों की जो संरचना होती है वो सामान्य रूप से उल्टा पिरामिड के समान होती है, और इनके अंदर अलग अलग प्रकार की संरचनाओं में आप भारतीय वास्तुकला के साथ साथ तुर्क मुगल शैली के प्रभाव को भी देख सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम आगे उससे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जल संरक्षण में वास्तव में बावड़ियों का योगदान क्या है। अगर भारत में वाटर स्ट्रेस की स्थिति को समझ लिया जाए तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जल संरक्षण, खासतौर से वर्षा जल संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का 54% एरिया ऐसा है जो हाई से एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस एरिया आता है, यानी जल तनाव का क्षेत्र है, उच्च से अति उच्च। और कितना? 54%, 54%। आप एक नक्शे में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरा एरिया है, किस प्रकार से बेहद ज्यादा वाटर स्ट्रेस एरिया है। साथ ही खास तौर से कुछ एरिया भारत में ऐसे हैं जहां पर वाटर डिप्लीटिंग, यानी भूजल का स्तर बेहद नीचे गया है, जहां पर भूजल का इस्तेमाल बेहद ज्यादा हुआ है। और इसमें हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र उभरे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्र। इस संदर्भ में अगर कोई भी ऐसी प्राचीन प्रविधि है जिसके माध्यम से वर्षा जल संरक्षण का प्रयोग करके ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाया जा सकता है, तो उस प्रविधि का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा न केवल इतिहासकारों का मानना है, बल्कि इनका अध्ययन करने वाली राज्य सरकारें जो इनका अध्ययन करवाती हैं, उनका भी ऐसा मानना है। यानी भारत में जल तनाव के क्षेत्रों में बावड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र में ग्रामीण जीवन का एक केंद्र बिंदु रही है, और बावड़ियों का इस्तेमाल न केवल घरेलू उपयोग के लिए किया जाता था, बल्कि सिंचाई के लिए भी प्राचीन भारत में इनका इस्तेमाल होता था। अगर हम वर्तमान में देखें कि भूजल का इस्तेमाल कहां कहां होता है, अब आप देखिए कि किस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में भूजल के इस्तेमाल के आंकड़ों पर अगर हम ध्यान दें तो 89% भूजल का प्रयोग होता है सिंचाई में, 9% प्रयोग होता है घरेलू उपयोग में, और केवल 2% प्रयोग होता है इंडस्ट्रियल, औद्योगिक प्रयोग होता है 2%। तो अगर भूजल संरक्षण के अंतर्गत हम बावड़ियों का प्रयोग करते हैं तो जो इसका भूजल स्तर को ऊंचा उठा करके सिंचाई के और घरेलू उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी भूजल की समस्या का समाधान बावड़ियों में हो सकता है।
एक और बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से जैसे सरकार बढ़ावा दे रही है सौर ऊर्जा को, ऊर्जा की नवीकरणीय संसाधनों के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है लगातार। सौर ऊर्जा में भी सरकार का कहना है कि हर व्यक्ति की छत पर उसके घरेलू उपयोग के बराबर सोलर पैनल अगर लगे हों और उस जितना उत्पादन सोलर पैनल के माध्यम से पावर का किया जा सकता है और वहीं उसके घर के उपयोग योग्य उतनी पावर पैदा हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो ये सौर ऊर्जा का सबसे बेहतर इस्तेमाल होगा। यानी माइक्रो लेवल पर सरकार चाहती है कि सोलर पैनल्स का प्रयोग हो जाए, न कि उसे किसी बड़े क्षेत्र पर सोलर पैनल स्थापित करने हो और फिर वो उसका वितरण भी करे। न केवल बड़े क्षेत्र का इसमें उपयोग करना पड़ेगा बल्कि फिर बिजली का वितरण भी करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि घर की छतों पर ही सोलर पैनल लगाए जाएं, यानी माइक्रो लेवल पर पावर उत्पन्न करके उसका वहीं पर प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार से बावड़ी भी एक ऐसा क्षेत्र है कि जब आप किसी क्षेत्र में जल संरक्षण की इन बावड़ियों को बनाते हैं तो उस क्षेत्र में भूजल स्तर ऊंचा जाता है। न केवल वो घरेलू उपयोग के लिए काम में आ सकता है बल्कि सिंचाई के साधनों का भी, सिंचाई के लिए उपयोग करने योग्य जल की भी मात्रा बढ़ती है। इससे क्या होगा, माइक्रो स्तर पर जल संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इसके अंतर्गत भी बावड़ियों का बेहद ज्यादा महत्व है। अब हम देखते हैं कि जल संरक्षण के साथ साथ ये वास्तुकलात्मक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है और जिससे उस क्षेत्र में इनका संरक्षण करके न केवल इतिहास का संरक्षण होता है बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है और पर्यटन के आधार पर स्थानीय इकोनॉमी की स्थिति भी सुधारी जा सकती है। इसके अंतर्गत दो उदाहरण हैं। हम एक जोधपुर की महत्वपूर्ण तुर्जी का झालरा बावड़ी का उदाहरण देखेंगे और दूसरा निजामुद्दीन बावड़ी का उदाहरण देखेंगे। दरअसल राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ के विरासत स्थलों को संरक्षित करने के लिए विश्व बैंक से एक समझौता किया, उसके साथ मिलकर के एक रोड मैप तैयार किया और इन विरासत स्थलों में उसने कई बावड़ियों को भी शामिल किया। 2017 में उसने पुराने जोधपुर शहर में स्थित एक बावड़ी तुर्जी का झालरा बावड़ी का जीर्णोद्धार किया, उसको पुनर्जीवित किया। जब इसके जीर्णोद्धार की प्रक्रिया चल रही थी तो यहाँ पर न केवल सीढ़ीदार, आप इसकी एक तस्वीर यहां देख सकते हैं इस प्रकार से, न केवल सीढ़ीदार नक्काशी को आप यहां देखेंगे बल्कि यहां पर बहुत हाथी और गायों की नक्काशी भी देखने को मिली। हाथी और गायों की नक्काशी के साथ साथ देवताओं से संबंधित ग्रंथ यहां पर पाए गए और इन सब से ये तय हुआ, इन सब से, और एक पिरामिड नुमा संरचना वास्तुकलात्मक संरचना के दर्शन हुए। इन सब से ये बात तय हुई कि ये इनका संरक्षण का मतलब है कि इतिहास का संरक्षण। क्यों इतिहास का संरक्षण? न केवल ये एक पिरामिड नुमा संरचना को प्रदर्शित कर रही है, प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला द्रविड़ शैली को, मध्यकालीन कहना चाहिए, प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला शैली द्रविड़ शैली के एक इन्वर्टेड फॉर्म को प्रदर्शित कर रही हैं, एक उल्टी फॉर्म को प्रदर्शित कर रही हैं। बल्कि इस पर यहाँ मेहराब को देख करके ये भी पता लगाया जा सकता है कि इस पर तुर्क और मुगल वास्तुकलात्मक शैली का भी प्रभाव है। यानी एक समन्वयात्मक संस्कृति के दर्शन इस तरह की वास्तुकलात्मक शैली में होते हैं। और जब आप इस तरह की विरासत का संरक्षण करते हैं तो आप वस्तुतः इतिहास का भी संरक्षण, स्थानीय इतिहास का भी आप संरक्षण कर रहे हैं। इसके आधार पर आप यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं और जब आप पर्यटन बढ़ावा देते हैं तो यहाँ की स्थानीय इकोनॉमी, स्थानीय अर्थव्यवस्था फलती फूलती है। इस तरह के दर्शन हमें तुर्जी का झालरा बावड़ी जोधपुर में देखने को मिले हैं। जब इसका जीर्णोद्धार किया गया तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिला और अलग अलग तरह के, जैसे कैफे के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग तरह के फैशन बुटीक और अन्य तरह के व्यवसायों को बढ़ावा मिला। इन व्यवसायों को जब बढ़ावा मिला तो यहाँ की स्थानीय इकोनॉमी को बढ़ावा मिला। तो ये साथ साथ पर्यटन और इन विरासत का संरक्षण साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। एक तरफ आप इन विरासत का संरक्षण करके पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और दूसरी बात, उस पर्यटन के माध्यम से आने वाला जो भी रिजर्व है उसका इस्तेमाल आप
फिर से अन्य विरासत को के जीर्णोद्धार में कर सकते हैं। ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रकार से दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह के पास स्थित एक निजामुद्दीन बावड़ी है, जिसका चित्र आप यहां देख सकते हैं, और इसमें आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर ने महत्वपूर्ण भूमिका इसके जीर्णोद्धार में निभाई। ये कितना मुश्किल होगा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है जीर्णोद्धार का, कि यहां से 40 फीट कीचड़ निकाला गया, और ये प्रयास महत्वपूर्ण प्रयास थे, और इसी के कारण निजामुद्दीन बस्ती संरक्षण परियोजना को यूनेस्को के उत्कृष्ट पुरस्कार भी प्रदान किया गया इसके कारण। तो आप देख सकते हैं, साथ ही ये जो पानी है इसे यहाँ के लोग बहुत पवित्र भी मानते हैं, तो एक तरह से इसका आध्यात्मिक महत्व भी स्थापित होता है, और यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि इन विरासतों का संरक्षण करके पर्यटन और उसके आधार पर स्थानीय इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलता है। इसका दोहरा लाभ है। तो इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भारत में जल संकट की समाधान की दिशा में, खासतौर से भूजल संकट के समाधान के लिए जरूरी है वर्षा जल का संरक्षण। और वर्षा जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है कि जो भी भारत में अलग अलग प्राचीन बावड़ी हैं उनको पहचाना जाए और उनका जीर्णोद्धार किया जाए। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? तुर्जी का झालरा नामक बावड़ी किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, पाटन, उज्जैन या जोधपुर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।